नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत एक और नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे मुगल प्रशासन व्यवस्था की। जी हाँ, मुगलों के प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके अंतर्गत हम केंद्रीय शासन व्यवस्था और प्रांतीय शासन व्यवस्था को समझते हुए मुगल प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत वहां की न्याय व्यवस्था को भी समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, बढ़ते हैं आगे। लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा यदि आप इस टॉपिक का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट आपका इस क्लास के बाद में नहीं बचेगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। अच्छा, एक बात मैं आपको ये रिपीट कर दूं, दरअसल कल मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 34 पढ़ाया था। किसी कारणवश ये जो लेक्चर नंबर 33 था, ये इस पर पहले क्लासेस हो चुकी थी, लेकिन यूट्यूब पर उसको या तो डिलीट कर बाय मिस्टेक डिलीट हो गया था, या कुछ रीजन रहा था कि वो जो है पब्लिश नहीं हो पाया था, है ना। तो इसी कारण से मैं इस लेक्चर को फिर से दोबारा पढ़ा रहा हूं। कल वाले सेशन में लेक्चर नंबर 34 कंप्लीट हो चुका है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर अब 34 लेक्चर नंबर 34 आपने पहले पढ़ा दी और वापस से, तो इसी कारण से, ताकि आपका सिलेबस का कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। अच्छा, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं जो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। नोट्स भी उन्हीं लेक्चरों के लिंक में आसानी से अवेलेबल करवा दी गई है, मिल जाएगी आसानी से। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी नाम का नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर आप जाकर के और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है, और सिलेबस की बात करें तो यूनिट 5 का ये आज जो है हम फर्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं ना, यूनिट 5 के फर्स्ट टॉपिक पर। क्लियर है। लेकिन हाँ, इससे पहले जो है ना, इसका यूनिट 5 में ही इसका सेकेंड टॉपिक जो था ना, मनसबदारी व्यवस्था, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो और आज बात करने वाले मुगल प्रशासन की। क्लियर है। चलिए, इसके बाद में मात्र आपके 4 टॉपिक और बचेंगे, जिसमें मुगलकालीन सामाजिक स्थितियों की स्थिति, इसके अलावा आर्थिक जीवन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य और स्थापत्य कला, है ना, आदि आदि। तो ये 4 टॉपिक आपके और बचेंगे, जल्दी ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट में जरा बात कर लें, क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के पूरे सेशन में। तो ये आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, 3 पॉइंट होंगे। सबसे पहले केंद्रीय शासन व्यवस्था की बात करेंगे, उसके बाद में प्रांतीय शासन व्यवस्था की बात करेंगे, और लास्ट में न्याय व्यवस्था की बात करेंगे। तो एकदम सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूं, आसान भाषा में कहूं, तो मुगलों की जो प्रशासन व्यवस्था थी, उस प्रशासन व्यवस्था को समझने के लिए ये 3 पॉइंट अति आवश्यक है। यदि आप मुगलों की केंद्रीय शासन व्यवस्था समझ जाते हैं और प्रांतीय शासन व्यवस्था समझ जाते हैं, तो इसके अंतर्गत आप मुगल काल की प्रशासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बच जाता है न्याय व्यवस्था, मतलब कि न्याय प्रणाली किस प्रकार की थी। अब कंफ्यूजन एक आपको यह बन सकती है, जिनका इतिहास शुरू से सब्जेक्ट नहीं रहा है उनके लिए बोल रहा हूं विशेष रूप से, कि एग्जाम में इन तीनों पॉइंटों से सेपरेट प्रश्न आएंगे या फिर एक साथ भी पूछा जा सकता है। तो सुनिए दोस्तों, अगर एग्जाम में मुगल प्रशासन व्यवस्था पर अगर आपसे प्रश्न आता है, तो आप इन तीनों पॉइंटों को समग्र रूप से लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मुगल काल की या मुगल प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय शासन व्यवस्था को समझाइए, तो पॉइंट नंबर 1 आपका काम चला देगा, और प्रांतीय शासन व्यवस्था पूछी जाती है तो पॉइंट नंबर 2, और ठीक है, न्याय व्यवस्था पूछा गया तो आप समझदार है, समझ सकते हैं इतना, ठीक है ना। सेपरेटली पूछा गया तो आप सेपरेटली इनका आंसर लिख सकते हो अलग अलग पॉइंटों के माध्यम से, और कंप्लीट प्रशासन व्यवस्था के बारे में पूछा गया है तो ठीक है, पूरी स्लाइड। चलिए पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले केंद्रीय शासन व्यवस्था। दोस्तों वैसे तो ना, जब से हमने मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करा है, तब से कहीं ना कहीं मुगल प्रशासन के बारे में या मुगल साम्राज्य सम्राटों के बारे में बहुत ज्यादा हम चर्चा कर भी चुके हैं। तो अब तक जो है, और हाँ बेसिकली शुरुआत में भी मैंने कई बार आपको जो मुगल कालीन शासन व्यवस्था थी उसके बारे में समझाया, लेकिन यहां पर मुगल काल की संपूर्ण शासन व्यवस्था के बारे में पहले बात नहीं की थी हमने। पहले जैसे कि कभी हो सकता है कि हमने औरंगजेब की शासनकाल व्यवस्था की बात की हो, प्रशासन व्यवस्था की बात की हो, अकबर की शासन व्यवस्था की बात की हो, शाहजहां की शासन व्यवस्था की बात की हो,
है ना। तो उस समय में हमने सेपरेटली शासन व्यवस्था की बात की थी कि उनके समय, जैसे औरंगजेब के समय में केंद्रीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, प्रांतीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, स्थानीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, या न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये समग्र रूप से मुगल काल की शासन व्यवस्था पर बात करने जा रहे हैं। तो यहां कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इससे संबंधित, शासन व्यवस्था से संबंधित लेक्चर आपको पहले भी मिल सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। तो मैं बता दूं, वो पहले जो पढ़ाए गए हमने सेपरेटली पढ़ाए थे, किसी एक शासक के समय में, है ना, शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं वो हम पूरे मुगल काल की बात कर रहे हैं कि मुगल काल में शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। क्लियर है ना। तो सबसे पहले मुगल काल में केंद्रीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, इस पर आइए डिस्कस करते। तो दोस्तों, केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं जिनके माध्यम से केंद्र की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, केंद्र का शासन संचालित किया जाता है। जिसमें सबसे प्रमुख जो पद होता है वो होता है सम्राट का, सम्राट का, जिसे बादशाह कहा जाता है ना। सबसे प्रमुख पद है सम्राट का। सम्राट जो है, जब मुगल काल में दोस्तों एक कहावत या कहें कि एक सिद्धांत हमेशा से प्रचलित रहा है। और कौन सा सिद्धांत रहा है? राजा चाहे कैसा भी कार्य करे, कुछ भी करे, हमेशा एक सिद्धांत हमेशा काम करता था। सिद्धांत क्या था? कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। अगर राजा ने गलती से भी, है ना, गलती से भी कोई अनर्थ, मतलब कि अप्राकृतिक कार्य भी कर दिया है, तो जनता उसे सही ही समझेगी, मजबूर थी। तो इस समय में, मतलब मुगल काल में, यह सिद्धांत लागू था कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। क्लियर है? अच्छा, इतना ही नहीं, सम्राट मतलब जो राजा था, राजा जो है, राजा ही यहां पर सर्वोपरि हुआ करता था, सर्वोपरि। इसीलिए स्वेच्छाचारी सम्राट कहा गया है मुगल काल के सभी सम्राटों को, स्वेच्छाचारी। मुगल काल की शासन की संपूर्ण शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित हुआ करती थी। मतलब राज्य में जो भी कार्य होगा ना, राजा की, मतलब सम्राट की इच्छा के बिना कोई सा भी कार्य नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, राजा के बाद में एक और महत्वपूर्ण पद आता है। पद क्या? एक परिषद आती है जिसे कहा जाता है मंत्री परिषद। क्या कहा जाता है दोस्तों? मंत्री परिषद। दरअसल राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी, जो राजा को सलाह देना, है ना, सलाह देने का प्रमुख कार्य किया करती थी। जैसे किसी की नियुक्ति करनी हो तो नियुक्ति से संबंधित सलाह देना, राज्य कार्य को कार्य चलाना है तो उसकी सलाह लेना। अच्छा, इस मंत्री परिषद के अंदर जो है कई सारे विभाग हुआ करते थे, और उन्हीं विभागों के माध्यम से शासन का संचालन होता था। क्लियर है? तो राजा के बाद अगर कोई नाम आता है, कोई पद आता है, तो वो मंत्री परिषद का ही पद आता है। चाहे आप प्राचीन समय में देख लीजिए तो वहां पर भी बादशाह और मंत्री परिषद की व्यवस्था लागू थी भारत में। मध्यकाल में आप पढ़ ही रहे हैं, और आधुनिक समय में भी अगर आप देखते हैं, वर्तमान में भी देखते हैं, तो राष्ट्रपति, उसके बाद में कैबिनेट आती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो शासन व्यवस्था का जो एक खाका रहा है, स्ट्रक्चर रहा है ना, वो वर्तमान की शासन प्रणाली से मिलता जुलता ही है। बस कुछ जो रूल थे या जो पावर थी वो थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, मंत्री परिषद, कैबिनेट, राजा की सहायता के लिए, ठीक है। और इन मंत्रियों में, जो इस मंत्री परिषद में जो मंत्री होते थे, उनकी नियुक्ति सम्राट ही अपने विश्वसनीय लोगों में से ही करता था। मतलब अपने विश्वास पात्र लोगों को ही सम्राट मंत्री बनाता था, है ना, और उन्हीं की सलाह लेकर के वो कार्य करता था। हाँ, राजा यहां पर मजबूर नहीं था, बाध्य नहीं था कि इन मंत्रियों की सलाह को माने ही माने। क्लियर है? अब जरा बात करते हैं कि इस मंत्री परिषद के अंदर और कौन कौन से मंत्री थे जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया था, मतलब कि स्वतंत्र विभाग दिए गए थे। जैसे वर्तमान में आज आप देखते हैं ना कि अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री होते हैं, उसी प्रकार से मध्यकालीन में भी, या कहें कि मुगल काल में भी जो है कुछ विभाग थे जिनके सेपरेट मंत्री हुआ करते थे, जो मंत्री परिषद के अंतर्गत आते थे। इन मंत्री परिषदों में या इन मंत्रियों में सबसे प्रमुख जो मंत्री होते थे उसे हम कहते थे प्रधानमंत्री, या प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। और इस प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं कहा जाता था, बल्कि मुगल काल में वकील कहा जाता था। क्या? वकील। ठीक है ना, वकील। तो हालांकि प्रधानमंत्री के अलग अलग समय में अलग अलग नाम जरूर रहे हैं, लेकिन कार्य उसका एक ही रहा है। सम्राट के बाद में अगर किसी का पद आता था
तो वह प्रधानमंत्री का पद ही था, जो सर्वोच्च शक्तिशाली हुआ करता था। और इस शासन काल में, शासन व्यवस्था में जितने भी विभाग थे, जितने भी मंत्री थे, वो सारे मंत्री इस प्रधानमंत्री के अंडर में रहकर के ही कार्य करते थे। मतलब प्रधानमंत्री किसी एक विभाग का नहीं, बल्कि शासन के संपूर्ण विभागों का प्रधान होता था। और ये प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता था? तो बादशाह मतलब सम्राट के प्रति जवाबदेह होता था। बात समझ आई? तो अब जो जितने भी आप विभाग पढ़ने वाले हो आगे, अब समझिए, दिमाग में फिट कर लेना कि सारे विभाग प्रधानमंत्री के अंदर काम करते हैं, अंडर में काम करते हैं। सारे विभाग किसके प्रति जवाबदेह होंगे? प्रधानमंत्री के प्रति। चलिए, प्रधानमंत्री के बाद में जो महत्वपूर्ण पद आता है, जो महत्वपूर्ण विभाग आता है, उसे हम दीवान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दीवान कहते हैं, दीवान या वजीर कहते हैं। प्रधानमंत्री के बाद में दीवान या वजीर दोनों नाम दरअसल प्रचलित रहे, इसलिए दोनों नाम आप एक साथ यूज करेंगे। तो दीवान या वजीर का पद महत्वपूर्ण होता था। कार्य क्या था इस दीवान का? तो जो राजकोष विभाग होता है ना, राजकोष विभाग, कोष विभाग, उसका अध्यक्ष दीवान हुआ करता था। दैट्स ऑल। इसके बाद में आता है एक महत्वपूर्ण अन्य नाम, मीर बख्शी। मीर बख्शी कौन था? ये मीर बख्शी, तो ये सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। लेकिन एक बात अब यहां पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, सैन्य विभाग में भी दो अध्यक्ष होते थे। एक तो था मीर बख्शी। मीर बख्शी का काम क्या था? सैन्य विभाग की अध्यक्षता की हैसियत से वह सेना की नियुक्ति करना, उनका संगठन करना और सैनिकों को वेतन बांटना, ये महत्वपूर्ण कार्य थे। लेकिन सेना को प्रशिक्षित करना, किसके आदेश से सेना आक्रमण करेगी, युद्ध करेगी या युद्ध विराम करेगी, ये कार्य सेना अध्यक्ष के होते थे, जो अलग हुआ करता था। मैं आगे बताने वाला हूं। तो मीर बख्शी में ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि वह प्रधान सेनापति होता था, मीर बख्शी नहीं। प्रधान सेनापति अलग होता था, मीर बख्शी सिर्फ इसके मैनेजमेंट का काम करता था, सैनिकों का। अच्छा, मीर बख्शी के बाद में एक और नया नाम आता है, एक पद आता है जिसको बोलते हैं खाने शामा। खाने शामा, खाने शामा जो ये पद था, ये घरेलू विभाग का प्रधान होता था। घरेलू विभाग का, घरेलू विभाग मतलब कि राजमहल में जो भी कार्य होते थे, इनके जो है निरीक्षण में होते थे, इनकी निगरानी में होते थे। जैसे कि शाही भोजन बनना, तो शाही भोजन के प्रति किसकी जवाबदारी हुआ करती थी? तो खाने शामा की जवाबदारी हुआ करती थी। ठीक है। राजमहल की जो अन्य आवश्यकताएं, घरेलू आवश्यकताएं है ना, घरेलू टाइप की आवश्यकताएं, वो सारे कार्य खाने शामा के द्वारा किए जाते थे। इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण पदों में सद्र सुदूर विभाग भी आता था, जिसे कभी कभार सद्र विभाग कह दिया जाता था। सद्र विभाग का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि जो भी दान दक्षिणा आ रही है, या है ना, जो भी दान दक्षिणा के रूप में जो पैसा जमा है राजकोष में, उस पैसे का मैनेजमेंट करना, ताकि मस्जिदों का निर्माण किया जा सके, धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। क्लियर है? तो दान विभाग, न्याय विभाग और दान का प्रबंध करना, है ना, ये सब कार्य सद्र ए सुदूर के हुआ करते थे, जिसे सद्र विभाग भी कहा जाता था। अच्छा, वह प्रधान काजी का कार्य किया करता था, प्रधान काजी का। ये बात आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है। न्यायिक मामलों में आगे हम न्याय विभाग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। न्यायिक विभाग में प्रधान काजी कौन होता था दोस्तों? तो सद्र ए सुदूर होता था। ठीक है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि दान का जो पैसा आता था, धार्मिक रूप से जो दान दिया जाता है ना, जो पैसा आता था, उस पैसे का पूरा अरेंजमेंट प्रधान काजी के द्वारा किया जाता था, या सद्र ए सुदूर के द्वारा किया जाता था। इसके बाद में एक अन्य पद आता है जिसे मुहात्सिब कहा जाता है। मुहात्सिब का कार्य क्या था? साफ सफाई की व्यवस्था रखना, है ना, बाजार का निरीक्षण करते रहना। तो बाजार में जो है वस्तुओं का क्या रेट चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, निरीक्षण करना, आदि आदि कार्य जो है मुहात्सिब के को सौंपे गए थे। तो ये कुछ प्रमुख विभाग थे जो केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। क्लियर है? इसके अलावा मीर आतिश, क्या नाम है? मीर आतिश, अन्य विभाग है मीर आतिश। आइए इसको भी जरा देख लेते हैं। कुल मिलाकर के हमें यहां पर 9 विभागों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, 9 ही है ना? हाँ, 9 है। चलिए, 3 विभाग आपके और इंपॉर्टेंट है जिनको आप लोग याद रखेंगे। मीर आतिश, काजी उल कुजात और दरोगा ए डाक चौकी। अब थोड़ा अगर आप ध्यान से पढ़े ना, अगर थोड़ा सा फोकस्ड करें, तो इनके विभागों के नाम में ही इनका कार्य छुपा हुआ है। मीर आतिश, आतिश
किस विभाग का अध्यक्ष? तोपखाने का अध्यक्ष होता था, तोपखाने विभाग का अध्यक्ष होता था। तोपखाने की सारी जवाबदारी इसके कंधों पर ही थी। उसका निरीक्षण करते रहना, कौन सी तोप खराब हो रही है उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, आदि आदि कार्य मीरात इसके हाथ में होते थे। काजी उल कुजात की बात करें तो ये न्याय विभाग का अध्यक्ष इसको माना जाता था, न्याय विभाग का अध्यक्ष काजी उल कुजात। अच्छा, ये जो काजी उल कुजात था ये काजियों का काजी माना जाता था, काजियों का काजी। तो ये काजी, अब जो जिन काजियों का ये काजी होता था, जिन काजियों की हम बात कर रहे हैं, वो काजी कौन थे? तो वो न्याय विभाग में काम करते थे, जो अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं। जैसे कस्बा के स्तर के जो न्यायालय थे उनमें भी काजी भेटा करते थे, काजी ही न्यायाधीश हुआ करते थे। प्रांतीय स्तर के जो न्यायालय होते थे उनमें भी काजी हुआ करते थे न्यायाधीश के रूप में। तो इन काजियों पर नियंत्रण कौन करता था दोस्तों? तो काजियों का काजी, काजी उल कुजात। इसी तरह से अन्य विभाग था दरोगा ए डाक चौकी। नाम से दिख रहा है क्या काम करेगा? डाक विभाग का अध्यक्ष होगा ये, है ना, संदेशों को भेजना, संदेश प्राप्त करना आदि आदि, और उनकी सूचना बादशाह को देना, यह काम किसका था? दरोगा ए डाक चौकी का हुआ करता था। उम्मीद करता हूं 9 विभागों की हमने बात की, प्रधानमंत्री सहित 9 विभागों की हमने बात की है। ये 9 विभाग आप एक टेबल इज ए टेबल मेंटेन करके और किसी भी करके इनको ना ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं ना वो मुगल काल प्रशासन व्यवस्था से आते हैं, ना कि विशेष रूप से किसी शासक के शासन व्यवस्था से, अधिकतम रूप से। इसलिए ये प्रश्न या कहें कि ये जो आज का टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी रूप में इसको इग्नोर करने का प्रयास मत कीजिएगा, जितना बता रहा हूं उतना जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा एग्जाम के बाद में पछताना तय है। पॉइंट नंबर 2 पर आगे बढ़ेंगे, प्रांतीय शासन व्यवस्था पर जरा बात कर लेते हैं। 1 नंबर हो चुका है, पॉइंट नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 प्रांतीय शासन व्यवस्था। चलिए अब प्रांतों की शासन व्यवस्था को समझ ले जरा। प्रांत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था हुआ करती थी? तो दोस्तों जैसा केंद्र में थी वैसे ही प्रांतों में हुआ करते थे, लेकिन हाँ केंद्र में चूंकि सम्राट थे, मंत्री परिषद थी, तो ये सब नहीं, बल्कि हाँ केंद्र का शासन चलाने के लिए कुछ विभाग अलग से बनाए गए थे, है ना, और हर विभाग को एक मंत्री दिया गया था, जैसे कि आज वर्तमान में भी यही होता है। वर्तमान में भी क्या होता है भाई, कुछ केंद्र विभाग, केंद्र के विभाग हैं जहां पर एक सेपरेट मंत्री होता है, और कुछ राज्यों के विभाग हैं केंद्र सरकार में जिनका भी एक सेपरेट मंत्री होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से मुगल काल में भी प्रांतों की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, कुछ विभाग बना दिए गए थे। ऐसे ही हम 10 विभागों को यहां पर भी देखने वाले हैं। तो यहां पर आपको मंत्री और विभागों के नाम ही याद करना है, कार्य उनके अपने आप याद रह जाएंगे आप लोगों को। चलिए तो इसमें जरा देख लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सूबेदार की। ये जो सूबेदार होता था ना, ये प्रांत का मान लीजिए प्रधान होता था। प्रांत की शासन व्यवस्था इसी के इशारों पर चलती थी। किसके इशारों पर? सूबेदार के इशारों पर। सूबेदार नियुक्त कौन करता था भाई? क्या चुनाव द्वारा? नहीं, नियुक्ति का काम होता था उस समय, तो नियुक्त करता कौन? सम्राट। सबकी, लगभग सबकी नियुक्ति, जो महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे उन सबकी नियुक्ति सम्राट ही करता था। वो कोई और भी कर रहा है तो वो सम्राट की परमिशन से करता था, आदेश से करता था। ऐसे हर कहीं नहीं कि अपनी इच्छा से किसी को उठा के किसी पद पर बिठा दिया, नहीं। किसी भी पद पर किसी को भी नियुक्त करना हो, किसी के द्वारा भी नियुक्त हो रहा होगा, तो भी सम्राट की परमिशन उसमें लगेगी, ठीक है ना। तो प्रांतों में ये सूबेदार काम करते थे, ये प्रांतों में एक तरह से सम्राट का एजेंट बनकर ये काम किया करता था, और प्रांत का जो प्रमुख न्यायाधीश होता था वो भी ये सूबेदार ही हुआ करता था। प्रांत का प्रमुख न्यायाधीश कौन होता था? सूबेदार। इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण पद आता है दीवान का। जी हाँ, दीवान का। दरअसल दीवान जो था, ये वित्त अधिकारी हुआ करते थे, वित्त अधिकारी। इसकी नियुक्ति भी बादशाह खुद करते थे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद था भाई, वित्त का अरेंजमेंट करना, है ना, इकोनॉमिक। तो आय व्यय का हिसाब करना, लगान, कृषि की देखभाल, वित्त अधिकारियों पर नियंत्रण, ये सारे कार्य दीवान के हुआ करते थे। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि इस विभाग में एक ही अकेला व्यक्ति होगा, इसके नीचे भी कुछ लोग इसकी सहायता के लिए जो ये सब काम करते थे। ये तो खाली देखरेख करता था, सम्राट के प्रति जवाबदेह होता था। तो प्रांत में कितना आया कितना गया इसका हिसाब रखना, लगान कितनी आई है वसूल करना, ये सारा काम भी दीवान का हुआ करता था। कृषि की देखभाल करना, नापतोल करवाना, कृषि ठीक हो उसका ध्यान रखना, वित्त अधिकारियों पर नियंत्रण रखना, ये सारे काम दीवान के हुआ करते थे। इसके अलावा बात करें अगले विभाग की, तो एक विभाग सद्र हुआ करता था।
सदर सुदूर जैसे केंद्र में हुआ करता था, ऐसे ही एक विभाग कहां पर होता था, प्रांतों में भी होता था, जिसका नाम था सद्र। यहां पर भी जैसे सदर सुदूर केंद्र में क्या काम करता था, दान विभाग का प्रमुख प्रबंध करना या प्रमुख होता था वो, उसी प्रकार से सदर भी प्रांत सरकार के अंतर्गत जो है दान विभाग का प्रबंध करने का कार्य करता था। दान विभाग मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता से जो दान आता था उस दान का अरेंजमेंट करना, वो जहां पर आवश्यकता है उस पैसे को ट्रांसफर कर देना, ये सारे काम सदर के द्वारा किए जाते थे प्रांत में। इसी प्रकार से एक आमिल का पद होता था। आमिल का काम क्या था, माल गुजारी वसूल करना, जो भी टैक्स वगैरह लगाए गए हैं उनको वसूल करना। और आमिल जैसा ही एक और पद होता था वक्सी करके। क्या, वक्सी। ये आमिल जैसा ही मिलता जुलता ही कार्य था, लेकिन थोड़ा सा अलग क्षेत्रों में था, जैसे कृषि योग्य भूमि का वार्षिक आय व्यय का विवरण सरकार को भेजना, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 आमिल और वक्सी दोनों को एक साथ आप लोग याद रखिएगा। पोतदार, जी हाँ, कृषकों से राजस्व वसूल करना पोतदार का प्रमुख काम हुआ करता था। उसी प्रकार इसी तरह से 4 और अन्य विभाग होते थे, जिनका जैसे फौजदार, कोतवाल, खबरनवीस और एक होता था मीर बहर। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो फौजदार का जो काम होता था, फौजदार है ना, फौजदार काम विद्रोह को दबाना, उस समय जो विद्रोह चलते थे उनको दबाना, मतलब सेना इसके अंडर में काम करती थी। कोतवाल प्रांत की ना, प्रांत की याद रखिएगा। कोतवाल की बात करें तो कोतवाल का काम था नगर में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करके रखना, कोतवाल का। और उसी ये कोतवाल चूंकि कब रख पाएगा, जब पुलिस है ना, एक बड़ा पुलिस अधिकारी होता है जो फौजदार के अंदर जो है अंडर होता है, अंडर में होता है। उसी तरह से खबर नबीस ये सूचना वाहक होता था। सूचना वाहक, अभी सूचना लेना देना बहुत इंपॉर्टेंट विभाग हुआ करता था। इसके भी 4 पार्ट हुआ करते थे, 4 भागों में ये बटा हुआ था सूचना वाहक, या कहें कि खबर नबीस जो विभाग था ये 4 भागों में बटा हुआ था। वाक ए नबीस या सवान निगार, खुफिया नबीस और हरकार है, ठीक है, ये अलग अलग तो चारों नाम आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा मीर बहर, प्रांतों में मीर बहर नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। इसका प्रमुख कार्य क्या था, सेना को नदी पार करवाने के लिए पुल और नाव की व्यवस्था करना आदि आदि। ये 10 विभाग थे प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंतर। तो हमने यहां पर केंद्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत 6 विभागों को देखा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को छोड़ करके 6 अन्य विभाग देखे, और प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमने 10 विभाग देखे। ये सब आपको याद होना आवश्यक है। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, इसी के साथ में लेक्चर भी अपना कंप्लीट हो जाएगा आज का। न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी, जरा इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। वैसे तो अब तक आपको काफी, क्योंकि हर एक शासक के शासन व्यवस्था की हम बात करते आए हैं, तो हर शासक की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी उसको पढ़ पढ़ के ना अब इतना तो पता चल चुका है कि मुगल काल की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, चूंकि ज्वाइंटली बात कर रहे हैं सभी शासकों की एक साथ, मतलब मुगल काल में जितने भी शासक रहे उन सभी की मिला करके एक साथ न्याय व्यवस्था पढ़ने वाले। अदालतों की बात करेंगे सबसे पहले। अदालतें दरअसल 3 प्रकार की हुआ करती थी, बादशाह की अदालत, प्रधान काजी की अदालत और प्रांतीय अदालत। और माफ करना, इसमें एक पॉइंट और है, कस्बों की अदालत, ठीक है ना, कस्बों की अदालत। तो ये 4 प्रकार की अदालतें। इसमें बादशाह की अदालत तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट था, जैसे आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे बादशाह की अदालत हुआ करती थी। अंतिम फैसला लेना है, बादशाह की अदालत। बादशाह हफ्ते में एक बार अपनी अदालत लगाता था, एक बार, कब, बुधवार के रोज, बुधवार के रोज, ठीक है। और ये अंतिम न्यायालय मतलब कि एक सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता था। फिर प्रधान काजी की बात आती है, तो बादशाह की अदालत के बाद में किसका नंबर आता है, प्रधान काजी का, प्रधान काजी का। तो प्रधान काजी की अपनी अदालत में इस्लाम के नियमों के अनुसार न्याय किया करता था। हाँ, सम्राट कैसे भी न्याय करे, इस्लाम के नियमों के अनुसार करे या कैसे भी करे, क्योंकि सम्राट कभी गलती नहीं कर सकता, यह सिद्धांत लागू था ना उस समय। लेकिन काजी जो काम करता था वो इस्लाम के नियमों के अनुसार न्याय देता था जनता को, ठीक है। प्रधान काजी की अदालत में अपीलें भी सुनी जाती थी, जो छोटी अदालतों की अपीलें होती थी वो अपीलें प्रधान काजी की अदालत में सुनी जाती थी। इसके बाद में प्रांतों की अदालत है, तो प्रांतों में प्रत्येक प्रांत में एक अदालत होती थी जिसका न्यायाधीश काजी हुआ करता था। और ये काजी किसके अंडर काम करता था, तो प्रधान काजी के अंडर। याद रखिएगा, प्रधान काजी मतलब प्रधान काजी, इस प्रधान काजी के अंडर काम करता था। और प्रांतीय अदालतों के अलावा कस्बों की भी अदालत भी होती है। प्रत्येक प्रांत की तरह प्रत्येक कस्बे में भी एक अदालत होती थी जिसका प्रधान काजी होता था, है ना। तो ये सारे काजी जो है ना,
ये प्रधान काजी की देखरेख में काम करते थे। और हाँ, गांवों की, कस्बों की जो मुद्दे होते थे, है ना, मुकदमे होते थे, वो पंचायतों के माध्यम से भी सुलझाए जाते थे। अदालतों की चर्चा हो गई। अब जरा बात कर लेते हैं अपराधों की। मुगल काल में अपराध कितने प्रकार के होते थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 3 प्रकार के अपराध होते थे। तीनों प्रकार के अपराधों को आप लोग देखिए, एक होता ईश्वरीय अपराध, एक राज्य अपराध और एक व्यक्तिगत अपराध। ईश्वरीय अपराध उसको कहते हैं जिसने भी प्राकृतिक मतलब ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन किया हो। तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करना ईश्वरीय अपराध। राज्य अपराध, राज्य के नियमों का मतलब कानून का उल्लंघन करना क्या हो जाएगा? राज्य अपराध। व्यक्तिगत अपराध, किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से कोई अपराध किया है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया है, व्यक्तिगत अपराध श्रेणी में आएगा। 3 प्रकार के अपराध हुआ करते थे। इनको दंड कैसे दिया जाता था? तो आइए दंड पर भी बात कर लेते हैं। दंड यहां पर 4 प्रकार के दंड दिए जाते थे, जिनमें से सबसे प्रमुख था हद। 4 कैटेगरी के दंड व्यवस्था थी यहां पर। प्रथम को हम कहेंगे हद। ये क्या था दोस्तों? ये हद जो दंड प्रथा थी, ये दंड ईश्वरीय अपराध के लिए दिया जाता था। ईश्वरीय अपराध जैसे शराब पीना, चोरी करना, हत्या करना, धर्म विरोधी कार्य करना, ये सब कार्यों को ईश्वरीय विरुद्ध अपराध कहा जाता था, ईश्वरीय अपराध। इसके लिए हद प्रमुख, हद नामक दंड व्यवस्था मौजूद थी। उसी प्रकार से अन्य व्यवस्था थी ताजिर। ताजिर जो है दोस्तों, ताजिर दंड अपराधी को सुधारने के लिए दिया जाता था। जैसे न्यायालय के द्वार तक घसीटना, देश से बाहर निकाल देना, कोड़े लगवाना, ये सब आदि आदि। और उम्मीद की जाती थी कि अपराधी ये दंड पाने के बाद में सुधर जाएगा, मतलब उसको एक चांस दिया जाता था जिंदा रहने के लिए। इसके बाद में किसास, जिसे बदला कहा जाता है। बदला मतलब कि बदला दैट मीन्स कि किसी ने किसी की हत्या कर दी या कोई गहरी चोट पहुंचाई उसको, उससे चोट या हत्या के क्षतिपूर्ति के रूप में, है ना, उससे कुछ वसूल किया जाना, ये बदला होता था, किसास दंड व्यवस्था होती थी। जैसे आज वर्तमान में सिविल मामलों में न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में, है ना, दंड आरोपित कर दिया जाता है, उसी प्रकार से। और एक अन्य अंतिम रूप से जो अंतिम व्यवस्था थी वो थी तशहीर। क्या थी दोस्तों? तशहीर। 1 मिनट। ओके, तशहीर ये अंतिम जो है इनकी दंड व्यवस्था, चौथी प्रकार की तशहीर, जिसे सार्वजनिक निंदा भी कहा जाता था। सार्वजनिक निंदा, दरअसल ये जो दंड व्यवस्था थी ये केवल हिंदुओं के लिए लागू की गई थी, सिर्फ हिंदुओं के लिए, हिंदू जनता के लिए। इस दंड व्यवस्था के अंतर्गत अपराधी को सिर मुंडवाना, गधे पर उल्टा बिठाकर, है ना, घुमाना, मुंह पर धूल या काला पोत देना, है ना, और जूतों की माला पहना करके बाजार में घुमाना इत्यादि इस दंड व्यवस्था के अंतर्गत शामिल हुआ करता था। तो ये 4 प्रकार की दंड व्यवस्थाएं मुगल काल में लागू हुआ करती थी। उम्मीद करता हूं सेशन की अंतिम कड़ी तक का पूरा मैटर आप लोगों को अच्छे समझ आया है, कोई डाउट नहीं रहा होगा। इवन अगर कोई डाउट रहता भी है तो आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, है ना। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। हाँ, सेशन कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है और आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो लाइक वाइक कर दिया करें। और नए हैं चैनल पर, अभी तक नहीं जुड़े हो ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ में, बन जाइए आप भी लोधा जी क्लासेस के फैमिली के एक और सदस्य। ठीक है, चलिए अगले सेशन में, मतलब कल वाले सेशन में, चूंकि मनसबदारी व्यवस्था की बात तो हो चुकी है, तो एज ए सिलेबस नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे, कल सेशन में कंटिन्यू रखेंगे इसको। ओके फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन से आप जो है पीडीएफ की लिंक ले सकते हैं। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाकर ले सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रख ले, बहुत काम आएगा आपको ये चैनल, यदि आप बीए कर रहे हैं तो। इसके अलावा अगर हेल्पफुल हो रहा है ना, तो दोस्तों जिस प्रकार से आपकी ये क्लासेस आपकी हेल्प कर रही यूट्यूब के निःशुल्क क्लासेस के रूप में, आप देख पाएंगे दोस्तों। जाइए आप यूट्यूब के किसी अन्य चैनलों को विजिट कीजिए, कंप्लीट सेशन आपको किसी भी चैनल पर फ्री क्लासेस के रूप में तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जिस प्रकार से स्टार्ट करता हूं ना, उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट का अंतिम लेक्चर भी लेता हूं आप लोगों के लिए, तो थोड़े से अवेयर होइए। और जो क्लासेस वाकई में हेल्पफुल है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, उसको आगे भी बढ़ाने में हमारी मदद करें। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।